हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। आज के एडिशन की शुरुआत करते हैं। बिफोर वी बिगिन, ये लास्ट एडिशन के साथ एसोसिएटेड प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस क्विज के रिजल्ट्स हैं। कांग्रेचुलेशंस दीपेश। आज के एडिशन के साथ भी एक क्विज एसोसिएटेड है। आप उस क्विज को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके जरूर अटेम्प्ट करें। इट विल हेल्प यू इन योर प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। ये आज की पहली न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। 26 नवंबर को हर साल इंडिया में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए जाने को कमेमोरेट करता है। तो अभी 2 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने एक इवेंट की स्पीच में बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना इस करंट जनरेशन के सिटीजन्स की सोलम ड्यूटी है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी बोलते हैं कि कॉमन सिटीजन्स को कोर्ट से मदद लेने में घबराना नहीं चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ब्रीफली बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने प्रपोज किया था और फिर अगले साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को अपनी ऑफिशियल डिमांड्स में इंक्लूड कर लिया था। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 1940 में अगस्त ऑफर के साथ पहली बार इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रपोज किया था। 1942 में क्रिप्स मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टैब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर ड्राफ्ट प्रपोजल को प्रपोज किया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर एस्टैब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन क्विज में है, अटेम्प्टेड। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28th समिट, जिसको COP28 के नाम से भी जाना जाता है। इस समिट को इस साल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंट्री होस्ट कर रही है और ये समिट आज यानी कि 28 अक्टूबर से शुरू होगी और 12 दिसंबर तक चलेगी और हम इसके अपडेट्स और आउटकम्स को फॉलो करते रहेंगे। और इस साल इस COP28 का एक मेजर इवेंट होगा ग्लोबल स्टॉक टेक। इस इवेंट में हर कंट्री को असेस किया जाएगा कि उस कंट्री ने 2015 में पेरिस में हुए COP21 के दौरान की गई कमिटमेंट्स को अचीव करने में कितना प्रोग्रेस किया है। फ्रेंड्स, और अगर इंडिया की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया ने 2021 में हुए COP26 में कुछ मेजर कमिटमेंट्स किए थे। उन कमिटमेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंचामृत बोलकर रेफर करती है। पंचामृत की ये डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, आप इन कमिटमेंट्स को जरूर याद कर लें। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने आयुष्मान भारत स्कीम में ऑपरेट कर रहे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के नाम को बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। आयुष्मान भारत स्कीम की बात करें तो आयुष्मान भारत स्कीम के 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। देश में इस समय 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जो पेशेंट्स को वाइड रेंज ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और आयुष्मान भारत स्कीम का दूसरा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें देश के लगभग 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। ये न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एक स्पीच में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को अपॉइंट किए जाने को रिकमेंड किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलती हैं कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की मदद से इंडियन जुडिशरी में इंडिया की डाइवर्सिटी को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। प्रेसिडेंट मुर्मू बोलती हैं कि एक मेरिट बेस्ड, कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट किया जाना जरूरी है। अब हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 1986 में दी गई अपनी एक रिपोर्ट में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को एस्टैब्लिश करने को रिकमेंड किया था और तब से अब तक ये इशू काफी बार उठा है और काफी बार दब चुका है। अब प्रेसिडेंट के इस मेंशन से कुछ होता है या नहीं होता, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील फॉलो इट अप। कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ बोलते हैं कि पार्लियामेंट देश में सुप्रीम है। वो बोलते हैं कि पार्लियामेंट इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी एक कंसेप्चुअल टॉपिक है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक में इसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रिलिमिनरी में रिसेंटली ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है।
ये एक और न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य बिल, जिसको पार्लियामेंट मॉनसून सेशन के आखिरी दिन पर इंट्रोड्यूस किया गया था और जो इस समय स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स में रेफर्ड है, जहां पर इस बिल पर सोच विचार अध्ययन चल रहा है। तो इस बिल के काफी सारे प्रोविजंस में एक नया प्रोविजन जो है वो ये है कि ये बिल क्लियरली डिफाइन करता है कि इंडिया के कोर्ट्स यूनियन मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच हुई कम्युनिकेशंस की डिटेल्स को डिमांड नहीं कर सकते। मतलब कोर्ट्स गवर्नमेंट से पूछ नहीं सकते कि उनकी और प्रेसिडेंट के बीच क्या बातें हुई हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन को लेकर। अब हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 का प्रोविजन 2 ऑलरेडी ये मेंशन करता है, पर गवर्नमेंट इसको और क्लियरली डिफाइन करना चाहती है इस लॉ में इंक्लूड करके। ये न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। चाइना इस समय एक रेस्पिरेटरी इलनेस की वेव से डील कर रहा है और इस सर्ज को लेकर बाकी और सभी देश चिंता में हैं। सबको डर लग रहा है कि चाइना में आई ये वेव कोई एक नया वायरस तो नहीं है, पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि चाइना में ये केसेस किसी नए वायरस से जुड़े नहीं हैं, पर वहां सीजन चेंज की वजह से हुए कॉमन इन्फेक्शंस हैं। ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनके द्वारा तेलंगाना में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करने के लिए लिए गए स्टेप्स। तो तेलंगाना में परसों यानी कि 30 नवंबर को स्टेट असेंबली इलेक्शंस होंगे और इस समय तेलंगाना स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, आई होप आपको ये पता है। अगर नहीं पता तो आप पढ़ लें। ब्रीफली इसकी बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद से लेकर इलेक्शन डे तक फोर्स में रहते हैं। इन रूल्स की कोशिश होती है कि इलेक्शंस फेयरली कंडक्ट हों और किसी भी स्टेक होल्डर को कोई अनफेयर एडवांटेज ना हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में उनकी स्टेट गवर्नमेंट को उनकी आइकॉनिक राइतू बंधु स्कीम में कैश असिस्टेंस दिए जाने की परमिशन को विदड्रॉ कर लिया है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना गवर्नमेंट को बोला है कि वो अपनी स्कीम में कैश डिसबर्समेंट अभी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 25 नवंबर को तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट को इस स्कीम में कैश असिस्टेंस देने की परमिशन दी तो थी, पर इस शर्त पर कि इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं की जाएगी। पर तेलंगाना के एक मिनिस्टर ने एक पब्लिक फंक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इन गाइडलाइंस को वायलेट कर दिया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब ये स्टेप लिया है। इस इवेंट से रिलेटेड फ्रेंड्स आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जरूर पढ़ लें। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। तो इजराइल और हमास के बीच कतर के द्वारा ब्रोकर किए गए सीजफायर एग्रीमेंट के 4 दिन पूरे हो गए हैं। इन शांत 4 दिनों में दोनों साइड्स ने होस्टेजेस को रिलीज किया है और गाजा में एड को पहुंचाया गया है। अब इस इवेंट में लेटेस्ट अपडेट ये है कि दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि इस सीजफायर एग्रीमेंट को अगले 2 और दिन के लिए एक्सटेंड किया जाए। ये न्यूज है स्पेस और साइंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन। इस मिशन को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और ये मिशन इस समय लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते में है। L1 पॉइंट अर्थ से लगभग 9.2 लाख किलोमीटर दूर है। अब इस इवेंट में लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसरो ने अनाउंस किया है कि ये आदित्य L1 मिशन 7 जनवरी तक L1 पॉइंट के ऑर्बिट में एंटर कर लेगा। ये नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। दिल्ली में बेस्ड अफगान एम्बेसी ने फॉर्मली अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। एम्बेसी में बेस्ड अफगान डिप्लोमैट्स का कहना है कि उन पर तालिबान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों की तरफ से प्रेशर है और ना ही उनके पास कोई वैलिड ऑब्जेक्टिव है अपने एम्बेसी के फंक्शंस को कंटिन्यू रखने का। तो दिल्ली में बेस्ड ये एम्बेसी अब फॉर्मली बंद हो चुकी है। ये नेक्स्ट न्यूज है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से, जिन्होंने इन अ रीसेंट स्टेप कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN सर्टेन को RTI एक्ट के परव्यू से एग्जेम्प्ट कर दिया है। मतलब इस बॉडी से अब RTI एक्ट की मदद से कोई भी व्यक्ति कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन डिमांड नहीं कर सकता। फ्रेंड्स ये इंस्टीट्यूशन सर्टेन इस समय एक सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन है। सर्टेन की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर ऑपरेट करता है और ये देश में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट से डील करने वाली मेन बॉडी है। जब भी देश में कोई सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं
जैसे कि रिसेंटली अभी एम्स दिल्ली के कंप्यूटर सिस्टम पर हुआ था, तो ऐसे केसेस को ये बॉडी हैंडल करती है। सर्टिन का एक रेगुलेटरी रोल भी है, ये देश में साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस के लिए रूल्स भी बनाती है। नाउ कमिंग बैक टू द न्यूज, गवर्नमेंट ने इस बॉडी को आरटीआई के रूल से एग्जेम्प्ट कर दिया है और देश में इस समय ऑलरेडी ऐसे 26 और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आरटीआई के रूल से एग्जेम्प्ट हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO वगैरह। और सर्टिन इस लिस्ट में 27वीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंक्लूड किया गया है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू टेक द क्विज एंड अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन होती है तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग इट। हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन, अ डे आफ्टर टुमारो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।